तो हेलो व्यूअर्स, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए। आज फिजिक्स का चौथा दिन है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मिशन 2025, जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो इस लिंक को जरूर शेयर कर दे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, और अपने दोस्तों को भी जोड़े इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो आपने पढ़ा था, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या सीधा बोल सकते हैं फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होता है, दैट मींस इसकी फॉर्मूला हो जाएगी चार्ज बाई फोर्स बाई चार्ज। फोर्स बाई चार्ज क्यों? देखो, मान लो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होता है, मान लो क्यू चार्ज पे फोर्स एफ लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा? ठीक है, तो एक मिनट, क्लाइमेट चेंज होने से थोड़ा सा तबियत खराब हो गया, आप लोग भी थोड़ा बच के रहें क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो क्यू, मान लीजिए क्यू चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पर एफ बाई क्यू, और इसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। तो फोर्स बाई चार्ज दैट मींस एफ बाई क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर रूप में भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वेक्टर के रूप में दिया नहीं है, तो एफ बाई क्यू जो है वो अपना आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग चले, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है? तो आपने पढ़ा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलो हम यहां लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हर चीज को रिमाइंड करते, अगर क्वेश्चन रिपीट भी है तो बार बार करते रहना, तभी तो एग्जाम बेहतर होगा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या था? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती थी, जैसे कि यूनिट लेंथ, सॉरी मैंने बोल दिया यूनिट एरिया, क्योंकि यूनिट लेंथ पे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मान लो ए एरिया पे अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड क्यू है, तो यूनिट एरिया पे क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए। इसी को हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो ये आपका आंसर होगा, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए। ये इंग्लिश वाले में डाल देते हैं यहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चले। क्वेश्चंस है कुलम्स लॉ हैज अ वेक्टर फॉर्म। कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ऐसे कुलम्स लॉ। ठीक है, कुलम्स लॉ में फोर्स की जो फॉर्मूला होती थी वो होती थी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे, और यहां लगता था आर कैप। लेकिन अब ये मत बस देखिए और आंसर लगा दिए कि 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चा इसको गलत कर देगा, हो सकता है कि Q1 बटे Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर लगा दिया और आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि इस पूरे ऑप्शंस में ना आर कैप तो कहीं लिखा ही नहीं। देखो, हर जगह आर वेक्टर आर लिखा है, आर कैप नहीं लिखा है, आर कैप नहीं लिखा है, वेक्टर आर के रूप में लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वेक्टर के रूप में हमको इसको बदलना होगा, वेक्टर के रूप में, यहाँ पे साइन ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, आपने मैथ्स के टॉपिक में यूनिट वेक्टर जरूर पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता था? ठीक है, वेक्टर्स को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कि मान लो एक का एक वेक्टर है जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका वेक्टर्स हो जाएगा क्या? वेक्टर्स और उसका मैग्नीट्यूड एस। ठीक है, तो उसी तरह अगर आर रहे, आर कैप, तो हम इसको लिख देंगे वेक्टर आर बटा में मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, और आप एक और चीज जाने, अगर कोई वेक्टर्स का मॉडुलस ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपने वेक्टर्स में मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स के 11th में पढ़ा होगा। तो यानी कि आर कैप को हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर आर बाई आर। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू
वेक्टर आर बाई आर। तो कुल मिला के रिजल्ट हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यू बनेगा और यहाँ आर वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर के रूप में हमने बदल दिया। एक और चीज हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए ऐसे है, अगर इसी तरह से यहां अगर पावर 3 होता तो यहां भी 3 हो जाता, मतलब हम इसको वापस, जैसे कि आप आर को मोड लगा के वेक्टर लगा के भी लिख सकते हैं, तो पावर है तो पावर भी हम इसको मोड के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है वो मोड के रूप में ही दिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू आर वेक्टर। और अब जाके आप इसका सही आंसर ढूंढ पाए तो आप अब कमेंट बॉक्स में बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। और कमेंट बॉक्स में अब कल ही एक गधा था जो कमेंट बॉक्स में कि कोई लाइव चल रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट इसलिए करना है कि आप एक्टिव रहो, ठीक है, इसलिए। तो जल्दी से ऑप्शन ढूंढो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर क्यू और आर वेक्टर। अब बताइए जल्दी से एबीसीडी में से कौन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई मॉडुलस के रूप में आर क्यू और वेक्टर आर। तो हमको दिख गया वो आंसर है ए, है ना। चलो नेक्स्ट, पीडीएफ के लिए आपको पता है कि किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है ना, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। बाकी दोस्त को भी आप थोड़ा ऐड करें इस वाले ग्रुप में, और पहले आप डिटेल लिख के भेजें और ऐड हो जाए, और जल्दी से अपने एग्जाम का बेहतर तैयारी करें। पहला ऐसा यूट्यूब का चैनल है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, उसके बाद आपको आंसर बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बस आंसर मार दो। दूसरा एक और चीज, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की अलग अलग बैचेस चल रही है, अलग अलग वीडियो चल रही है ना। तो ये आपके लिए फायदा वाली बात है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तो वही इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की हो गई न्यूटन और चार्ज का कूलम तो न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा जरूर क्लास टाइम, E बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स, जिसमें डीवी बाई डी एक्स को हम लोग पोटेंशियल ग्रेजिएंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेजिएंट, ठीक है। और इसके कारण से इन दोनों में रिलेशन है, ये वोल्ट हो गई इसकी यूनिट वोल्टेज की, और ये लेंथ है तो वोल्ट पर मीटर। तो दो इसकी ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। फिलहाल यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, समझ गए। नेक्स्ट, वोल्ट पर मीटर होता तो वोल्ट पर मीटर। मजा आया आपको। आगे आगे का क्वेश्चन है कि निर्वात, सॉरी इंग्लिश में, देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन अ वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, इसको हम लोग परमिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक मिनट, जस्ट वेट, ठीक है। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फॉल्ट है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ परमिटिविटी होना चाहिए, परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है, यहां पे भी गलत है थोड़ा। तो वैक्यूम की परावैधुतता इसको बोलते हैं, परावैधुतता, ठीक है। और ये होती कितनी है, तो निर्वात की परावैधुतता एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट होती है, और 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, ये इसकी आंसर होती है। 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर ये। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, तो 1 होती है, 1, ठीक है। जैसे वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने कल पढ़ा था 79.4, जबकि अप्रोक्सीमेटली 80 आया था। उसी तरह वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है वो 1 होती है, और परमिटिविटी 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, ठीक है। क्वेश्चंस में गलती हो जाता है, मेरा टाइप करने वाला जो लड़का है बड़ा गधा है।
नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चाहिए कमिंग आउट ऑफ द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये समझो, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 और पॉजिटिव चार्ज है और उससे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो गॉस, यूजिंग गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसस थ्योरम। गॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम साई या फिर फाई नॉट से रिप्रेजेंट, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है टोटल चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, टोटल चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इसकी वैल्यू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रह गया और टोटल चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी मैग्नीट्यूड 1 है, तो दैट मींस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ही रह गया और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 ऊपर ले जाके लिख दिए, तो आंसर है एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए कौन सा आंसर है, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। आप सोए हुए न रहे, जिसके लिए हम आपको बार बार कमेंट बॉक्स में आंसर डलवाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा था Q बराबर Ne, जिसमें E जो था वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N जो था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्वांटम नंबर भी बोलते थे, वो जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो N की वैल्यू हो जाती थी। तो क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। पहला ही ऑप्शन सही है। आपने पढ़ाई था कि N की वैल्यू कभी भी 1 2 3 4 ही होनी चाहिए, 1.1 1.2 या 2.3 नहीं, डेसिमल के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस गलत है, तो यहां पे आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर एक ऐसा वर्चुअल कर्व था जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता था, और ऐसे अनलिमिटेड हम लाइन ड्रॉ करते थे यहां पे, है ना, और भी ऐसे अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज होने के कारण से थोड़ा सा तबियत अस्वस्थ हो गया है, लेकिन चलो क्लासेस करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस और माइनस के लिए, प्लस प्लस माइनस माइनस सबके लिए हमने बनाया था, केवल प्लस चार्ज के लिए भी बनाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, बताता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ भी उसको बोल सकते हैं, तो इसके बारे में बताता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया ही गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करने के लिए। तो फील्ड के बारे में बताएगा, उसके डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा, और चार्ज का नेचर भी बताएगा, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ भी तो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी आंसर ऑल ऑफ एबव, ठीक है। और फिलहाल आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नहीं एक और क्वेश्चन के बाद 50 तक करेंगे। इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइंस पर एरिया। हम लोग लाइंस पर एरिया, वही यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम क्या इंफॉर्मेशन करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चारों हिंदी में हम यहाँ सही कर ले। विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक फ्लो है पहला ऑप्शन, दूसरा है विद्युत विभव, दैट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तीसरा है विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा है विद्युत स्पेस मतलब इलेक्ट्रिक स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर इज सी, बात खत्म। और एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे, द लॉ ऑफ कंट्रोल टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स है, फोर्स को जो कंट्रोल करता है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच जो फोर्स को कंट्रोल करता है, उस लॉ को क्या बोलते हैं। तो आपको पता ही है, दो चार्जेज के बीच में अगर एक डिस्टेंस हो, कोई भी एक डिस्टेंस हो, वो सेपरेट हो, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर बोलते हैं। और वेक्टर के फॉर्म में हम इसको अभी तो पढ़ाए थे, इसका पूरा डिटेल्स वेक्टर के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। और आपने एक और नाम जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, और साथ में इसको कुलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं। तो कुलम्स फोर्स क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सीए कुलम यानी चार्ल्स ऑगस्टिन कुलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस लॉ को इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड एक लॉ दिया था। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो भाई
इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कूलम्स लॉ ही होगा, क्योंकि उसका नाम ही कूलम्स फोर्स है। तो ये है कूलम्स फोर्स यानी कूलम्स लॉ, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो अब अपना ख्याल रखें, वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दे, पीडीएफ जरूर उतार ले, ग्रुप में जुड़ के ये व्हाट्सअप नंबर 9155059559 पे ऐड होके बाकी दोस्तों के पास भी इस मैसेज को भेजे। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।